नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अहम बयान सामने आया। बीजेपी को लेकर चुनाव में भारी उत्साह है। इस बार मैंने 10 राज्य का दौरा किया। दक्षिण सहित तमाम राज्यों में बीजेपी को लेकर लोग उत्साहित हैं। पीएम मोदी आज से 2047 की सोच रहे हैं, जिसका विजन जनता को भी समझ में आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है और कहा है कि इस बार मैंने 10 राज्यों का दौरा किया, जहां पर बीजेपी को लेकर तमाम जगहों पर राज्यों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता प्रधानमंत्री के काम को पसंद कर रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। हर जगह, हर राज्य में सिर्फ बीजेपी के काम की ही बात होती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों को अंजाम दिया है और वो 2047 तक का विजन लेकर चल रहा है, वो जनता को पसंद आ रहा है, जिसको लेकर चुनाव में बीजेपी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और भोपाल में 18 मार्च को कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान होगा। 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। 18 मार्च को कांग्रेस के बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम को लेकर अब मंथन चल रहा था, वो अब समाप्ति की ओर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और 18 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 18 मार्च को 18 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 18 मार्च को कांग्रेस अपने बचे हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। मंथन समाप्त हो चुका है प्रत्याशियों के नामों को लेकर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और 18 मार्च को कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान होगा। 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। अब तक कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में लोग डिटेल में अलग अलग स्केल पे हम अपनी बात कहते हैं। मैं एक ये लिखित अपने बयान के माध्यम से आपको पूरी डिटेल दूंगा, पर कुल मिला के चुनाव की इस बेला में लोकतंत्र की इस भारतवर्ष के उत्सव में देश की जनता को ये याद रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश बनाने की बात की थी, न्यू इंडिया बनाने की बात की थी, उसके विपरीत भ्रष्टाचार के तांडव वाला इंडिया बना दिया है, जिसमें पंगु बना दिया मीडिया को, जिसमें पंगु बना दिया स्वायत्त संस्थाओं को, जिनको एजेंसियों को आधार बनाया भ्रष्टाचार का, डराने का, धमकाने का और वसूली का। ये इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि देश जाने समझे, और इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारों की बात की। हमने सूचना का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सूचना के अधिकार का जितना एक तरह से पंगु बनाया इनकी सरकार ने, सर्वविदित है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। दीपा, कांग्रेस अब 18 मार्च को अपने बचे हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं, बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सीट से इनको कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है? देखिए, आपको बता दें कि जहां पर काफी लंबा समय हो गया इस इंतजार में कि आखिर कांग्रेस की सूची कब आएगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही अपने तमाम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। सीधे तौर पर यदि बात करें तो जो बची हुई 18 सीटें हैं जिनके ऊपर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को तारने वाली है, इनके अंदर तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं जातिगत समीकरण, इसी के साथ यदि हम बात कर ले कि किस तरह से क्षेत्रीय समीकरण, जिस तरह के तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा। इस
पूरी रेस की यदि मैं बात करती हूँ तो अगर बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि ओमकार मरकाम जो है उनका नाम सबसे ज्यादा आगे इस रेस में हमें सुनाई देता है। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो कई बड़े नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में हो जरूर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात कर लें या फिर हम कमलनाथ की बात करें, इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए ऑफर जरूर किया गया था, लेकिन इन सभी के द्वारा चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार जो है वो कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लिए रहा है वो काफी ज्यादा मुश्किल होती नजर आ रही है। जी दीपा, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का चुनाव न लड़ना कांग्रेस के लिए इस बार कितना खतरा है, या कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है चुनाव में? देखिए, केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो भी बड़े दिग्गज नेता है उन सभी ने चुनाव लड़ने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी ज्यादा निराशा है। वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में जो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है उससे अब तक कांग्रेस उभर नहीं पाई है, और यही कारण है कि अब भी जो कार्यकर्ता है वो भी चुनाव को लेकर उत्साहित नहीं है और ना ही कोई बड़े नेता जो है वो चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। अब ऐसे में ये चुनाव जीतना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। दीपा, कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची में इतना देरी होना क्या इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अंदर खाने में गुटबाजी चल रही थी, या कांग्रेस अपने जो प्रत्याशी हैं उनको मनाने में नाकामयाब हो रही थी, इसीलिए सूची आने में इतना समय लग गया? अटकलें जो चल रही थी अंदर गुटबाजी को लेकर वो कितना हावी है? देखिए, अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण तो यही है कि कई ऐसे नेता थे जिन्हें अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने टिकट देने का जो प्लान है वो तैयार किया था। जैसे कि अगर हम सागर से बात कर लें, अरुणोदय चौबे का नाम सबसे आगे था, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस तरह से कई बड़े नाम हैं जिन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन कर ली, जिसके कारण कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ा है। इसी के साथ बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार कर देना, एक बड़ी हार जो कांग्रेस को भी विधानसभा चुनाव में मिली है उसमें उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस उभर नहीं पाई, और उसके बाद अब कह सकते हैं कि किसी नए झटके के लिए जो नेता है वो तैयार नहीं है और ना ही कार्यकर्ता तैयार है। यही कारण है कि टिकटों के नाम की जो घोषणा है उसमें इतना ज्यादा समय लग रहा है। दीपा, एक तरफ बीजेपी की लिस्ट है, बीजेपी पहले ही अपने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, दूसरी तरफ 10 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे, 18 सीटों पर कल नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए यह कांग्रेस की जो सूची आने वाली है वो कितनी प्रभावी रहेगी, या किसमें कितना दम देखने को मिल रहा है? देखिए, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही अपने नामों की घोषणा जो है वो कर दी है और कांग्रेस ने अभी तक नाम की घोषणा नहीं की है, तो कहीं ना कहीं ये डर बीजेपी को भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस की सूची है उससे उनके जो चुनावी समीकरण है वो बिगड़ जाए। अभी फिलहाल की यदि स्थिति की हम बात करते हैं तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जैसे कि अगर हम भिंड की बात कर लें, मंडला की बात कर लें, या फिर सतना सीट की क्यों ना बात करें, इन सभी सीटों पर बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। ऐसे में यदि कांग्रेस के द्वारा किसी बड़े जो चेहरे को उतारा जाता है, किसी कद्दावर नेता को उतारा जाता है, तो कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो उत्पन्न होती भी नजर आएगी। जैसे ऐसे गुना की यदि हम बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया जो है वो बीजेपी के लिए कैंडिडेट के रूप में उतारे गए हैं, लेकिन यदि कांग्रेस वहां से किसी, जिस तरह से अरुण यादव का नाम चल रहा है, पूर्व में भी हमें देखने को मिला था कि यादव चेहरे केपी यादव के द्वारा जो ज्योतिराज सिंधिया है उन्हें जो किस तरह से मात दी गई थी, तो अगर किसी यादव चेहरे को कांग्रेस वहां से उतारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी भी काफी ज्यादा इस सूची का इंतजार कर रही है। दीपा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, धरातल की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो किस पार्टी का ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है? एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी न्याय गारंटी लेकर आ रही है। ऐसे में धरातल पर जनता के बीच किस पार्टी को लेकर ज्यादा दबदबा देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी एक तरफ जहां पर विश्वास जताने का प्रयास कर रही है और इसके लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की गई, और उसके साथ पूर्व में की गई जो घोषणाएं थी उन्हें पूरा भी किया गया, तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से काफी ज्यादा संतुष्ट जो है मध्य प्रदेश की जनता नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस कई बड़े आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता उससे ये बात साफ होती है कि इसका काफी ज्यादा असर पड़ा नहीं था। एक तरफ बीजेपी जहाँ फुल फ्लैश से चुनावी मोड में आ गई, कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, पीएम की गारंटी विश्वास दिलाने का प्रयास हो रहा है, गांव गांव जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। वहीं
दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस अभी तक सूची के जो यानी प्रत्याशी है उनका चयन नहीं कर पाई है। अभी तक केवल बैठक जो है वो सूची को लेकर ही चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगातार पीछे होती भी जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई अभियान भी शुरू नहीं किया गया है। दीपा, एक तरफ पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, पार्टी अपनी तैयारी करती है लेकिन जनता अपनी तैयारी करती है। जनता के सामने कांग्रेस नाम लाने में ही इतनी देरी कर रही है। ऐसे में जनता को मन बनाने में या उन प्रत्याशियों के नाम पर सोचने के लिए, मंथन के लिए भी समय चाहिए होगा। तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी हानि है या ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है इस चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर इससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा जो डिमोटिवेट हैं वो होंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो निश्चित तौर पर जनता, क्योंकि अभी वैसे ही पीएम मोदी की गारंटी का जो विश्वास की बात कही जा रही है, बीजेपी के द्वारा इस तरह से कैंपेनिंग करके विश्वास जो है जनता को जताया जा रहा है कि एक जो कांग्रेस को अपना जो विश्वास है वो जनता के बीच में जीतना वही एक बड़ी समस्या रहेगी। और ऐसे में जो अभी तक अगर प्रत्याशियों को ही नहीं उतारा गया है तो उसको काफी कम समय मिलेगा जनता के बीच में जाकर जो चुनाव की तैयारियां हैं वो करने के लिए, और उसमें भी कोई बड़े चेहरे चुनाव में नहीं हमें देखने को मिलने वाले। तो ऐसे में निश्चित तौर पर काफी बड़ी समस्या जरूर हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी कह सकते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा मजबूत रहने वाली है। दीपा, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जनता कितनी तैयार है मध्य प्रदेश की चुनाव को लेकर? जी देखिए, जनता तो कह सकते हैं चुनावी मोड में अभी भी है, क्योंकि काफी लंबा समय हुआ नहीं है। और कहना कह सकते हैं कि खासतौर पर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, यानी कि आधी आबादी है, आधी आबादी का वोट जो है वो मध्य प्रदेश में वोट शेयर जो है वो बढ़ा है। और इसके बाद से लगातार महिलाएं जो है उनकी जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। पहले जहाँ पर ये होता था कि घर के पुरुष जो है वो जाते थे और उनके पीछे महिलाएं वोट डालने जाया करती थी, अब मध्य प्रदेश में तस्वीर उल्टी हो चुकी है, यानी महिलाओं के पीछे जो पुरुष हैं वो जाते हैं और वोट डालते हैं। तो ऐसे में महिला वोटर्स का दिल वैसे ही बीजेपी ने जीता हुआ है। और उसके बाद इस तरह से लगातार कई बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं, और राम मंदिर का जो मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक खुशी की लहर है। तो इससे अभी तक का जो माहौल है उसे देखकर तो ये लगता है कि जो जनता है वो बीजेपी की तरफ है। हालांकि कांग्रेस दीपा, अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभाला और वो बीजेपी की गारंटियों को लेकर जनता के बीच गए हैं, कई सौगातें उन्होंने जिलेवासियों को दी है। ऐसे में डॉक्टर मोहन को लेकर जनता कितनी आश्वस्त है, उनके कार्यकाल को कितना मध्य प्रदेश में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए तय होगी। देखिए, एक बड़ी कह सकते हैं कि समस्या थी और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी भी घबराई हुई थी, क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान थे वो एक लंबे कार्यकाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और एक हर छोटे से छोटा बच्चा हो या फिर महिलाएं हो सबका दिल जीतने वाले मुख्यमंत्री वो रहे हैं। आज भी उन्हें सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि प्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। ऐसे में मोहन यादव का उस विश्वास को जीतना काफी मुश्किल माना जाता था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना लिया है, और कहीं ना कहीं वो विश्वास जिसकी हम बात करते हैं वो जीतने में मोहन यादव सफल रहे हैं। बीजेपी की यदि हम बात करते हैं तो केवल मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र से भी तमाम नेता जमीन पे उतरते हैं और सभी एक साथ मिलकर कैंपेनिंग करते हैं, यानी कि संगठन और सरकार का एक मिला जुला जो मिश्रण है वो हमें देखने को मिलता है। वो मध्य प्रदेश में काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं विश्वास जीतने में काफी ज्यादा आसानी जो है वो निश्चित तौर पर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपा इस जानकारी के लिए आपको। तो 18 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसको लेकर घोषणा की है। मध्य प्रदेश में शुरुआती 4 चरणों में मतदान होंगे, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीटों पर भी मंथन हो चुका है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। साथ ही साथ कांग्रेस 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है और 18 प्रत्याशियों के नाम पर कल ऐलान हो जाएगा। चुनाव समिति की जो बैठक होगी कांग्रेस ने, उसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शुरुआती 4 चरणों में मतदान होंगे, जिनको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि जनता के बीच पहुंचकर जनता पर एक भरोसा जताया जा सके और जनता के बीच में पार्टी का एक दबदबा बन सके। इन सभी चीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियां
कमर कस चुकी है, अंतिम चरण में है, तैयारियां अंतिम दौर में है। की घोषणा आज हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेजेज में इलेक्शन है, अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ जो शुरुआती 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इन चारों फेज में जो हमारी टोटल 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के बाद भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला दंडाधिकारी भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विरोध रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत कई प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किए हैं। बता दें, कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए भोपाल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर पुराने भोपाल शहर के अनेक मार्गों से होता हुआ लाल परेड पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल और सेंट्रल फोर्स सहित महिला पुलिस भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने हिस्सा लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भोपाल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर पुराने भोपाल शहर के कई मार्गों से होता हुआ लाल परेड पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल, सेंट्रल फोर्स सहित महिला पुलिस बल भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने हिस्सा लिया। भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी के तहत इंदौर में 40 से अधिक वाहनों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया है। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही देवास जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक देवास शहर में फ्लैग मार्च निकाला। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने दल बल के साथ पूरे शहर में मार्च निकाला है। शहर के कई प्रमुख और संवेदनशील इलाकों से होते हुए ये मार्च निकाला गया। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही अपने आप आदर्श चुनाव आचार संहिता हो गई है। ग्वालियर में आचार संहिता का ग्रामीण इलाके में लोगों ने स्वागत किया। आचार संहिता लगी तो लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह दिखने लगा। स्वेच्छा से बैनर, पोस्टर हटाए गए तो कहीं हथियार जमा करवाए गए। ग्वालियर के उटीला गांव में रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग बालकृष्ण गुज्जर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक थाने में जमा करा दी। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बाहर से आने वाले लोगों को स्टेशन से उनके गंतव्य तक छोड़ने के बहाने लूट किया करते थे। दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज और कार को ट्रैक करते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने पर बदमाशों ने पड़ाव क्षेत्र में भिंड के युवक को लूटने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 40,000 रुपए कैश बरामद किए हैं।
कल सुबह एक घटना रिपोर्ट हो गया था पुरानी छावनी थाने में। ये एक व्यक्ति उनको मोरेना जाना था, वो सुबह ट्रेन में आ गया था, उसको एक सियाज गाड़ी में बिठा दिया और रास्ते में ये बोल दिया कि ये गाड़ी में आगे चेकिंग होने वाला है, आपके पास कुछ पैसा है तो हमें दे दो। फिर उसको वो चेकिंग के डर बना के उससे पैसे लिया और उसके साथ ग्वालियर में आचार संहिता लागू होने के बाद बेखौफ होकर बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करते हुए नजर आए। बदमाशों ने शराब की दुकान के बाहर फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। भोपाल में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराकर पलट गई। जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर कर्मी, पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। मामला रातीबाड़ा क्षेत्र के भदभदा चौकी के पास का है। उमरिया में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। किसानों ने जंगली हाथियों से फसलों और उनकी जान माल की रक्षा के लिए अनूठी पहल शुरू की। किसान फसलों की रक्षा के लिए गांव के लोगों ने मिर्ची वाले कंडे और मशाले बनाई। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व के सबसे ज्यादा हाथी प्रभावित एरिया में 5 सदस्यीय हाथी मित्र दल का गठन किया गया। इन हाथी मित्र दलों की संख्या 20 है। हाथी के कारण जो गांव में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, संघर्ष की, मानव वन्यप्राणी द्वंद्व की जो स्थिति पैदा हो रही थी बार बार, उसके लिए हमने अभी दक्षिण भारत से एक विशेषज्ञ को बुलाया था कर्नाटका से। वो आए थे और उन्होंने हमारे स्टाफ को सब जगहों को प्रशिक्षण दिया है, गांव वालों को भी इवन प्रशिक्षण दिया है। और ये प्रशिक्षण न केवल बांधवगढ़ में बल्कि बांधवगढ़ के आसपास शहडोल, अनूपपुर, इन जगहों पर भी प्रशिक्षण आयोजित कराया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी आयोग की अच्छी प्लानिंग को लेकर धन्यवाद दिया। साथ ही जनता से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चरणों की घोषणा की। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत। भिंड में भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी। घोषणा होने के बाद ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसी भी तरह के राजनीतिक प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है। होर्डिंग और बैनर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही बताया, राज्यपत्र की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल और नामांकन की जांच 20 अप्रैल को होगी। जारी की जाएगी चुनाव की और 12 अप्रैल से ही नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। मतदान की तिथि 7 मई रहेगी और आदर्श आचरण संहिता के दौरान जो गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं उन सब पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। संपत्ति विरूपण के लिए प्रथम 24 घंटे में शासकीय संपत्तियों पर, उसके बाद के 24 घंटे में सार्वजनिक स्थानों पर और उसके बाद के 24 घंटे में निजी संपत्तियों पर से संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। शस्त्र लाइसेंस पर प्रतिबंध भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा और जो 144 के अंतर्गत अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं इस दौरान, विधि विरुद्ध जमावड़ा होना या भीड़ करना या अधिक वाहन लेकर चलना, वे सब अभी लागू हो जाएंगे और सभी से शांतिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।